कोरोना वायरस से दुनिया भर में त्रासदी मचते सभी ने देखी है। भारत भी कोरोना की लहर से जूझा है। महामारी की चपेट में आकर लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं करोड़ों लोग इससे जूझे। देश में इस समय हालात स्थिर हैं, लेकिन कोरोना के मामले अभी भी चिंता का विषय बने हुए हैं। वहीं इस दौरान देश भर में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना के चलते अपने माता पिता को खो दिया, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से इन बच्चों की मदद करने का फैसला लिया है। कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने पीएम केयर्स कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत कोरोना की लहर के दौरान अनाथ हुए बच्चों को छात्रवृत्ति के साथ अन्य लाभ भी मिलेंगे। स्कॉलरशिप की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने बच्चों को ढांढस देते हुए इस स्कॉलरशिप को एक छोटा सा प्रयास बताया। ऐसी चुनौतियों में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन आप सभी ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। जिनके माता और पिता दोनों नहीं रहे, साथियों, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इस बात का भी प्रतिबिंब है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से आपके साथ है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत बच्चों के लिए पीएम केयर्स की पासबुक और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक स्वास्थ्य कार्ड मिलेगा, जो बच्चों को सौंपा जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन बच्चों का साथ देना है जिन्होंने 11 मार्च 2020 और 28 फरवरी 2022 के बीच कोरोना महामारी में माता पिता या कानूनी अभिभावक या फिर जीवित माता पिता दोनों को खो दिया है, ताकि उनके भविष्य पर किसी प्रकार की आंच ना आ सके। कर्नाटक में किसान नेता राकेश टिकैत की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। सोमवार को बेंगलुरु में राकेश टिकैत पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पहले टिकैत पर माइक से हमला किया गया, इसके बाद दूसरे शख्स ने उन पर स्याही फेंक दी। बताया जा रहा है कि टिकैत पर हमला करने वाले लोग स्थानीय किसान नेता चंद्रशेखर के समर्थक थे। इसके बाद राकेश टिकैत के समर्थकों ने हमला करने वाले और स्याही फेंकने वाले शख्स को पकड़ लिया। कार्यक्रम में जमकर कुर्सियां भी चली। बताया जा रहा है कि यह स्याही स्थानीय किसान नेता के चंद्रशेखर के समर्थकों ने फेंकी। दरअसल स्थानीय मीडिया ने हाल ही में चंद्रशेखर को लेकर स्टिंग किया था। इस वीडियो में चंद्रशेखर ने बस स्ट्राइक के बदले पैसे की मांग की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने राकेश टिकैत और अन्य किसान नेताओं का भी जिक्र किया था। जब बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत के दौरान राकेश टिकैत से चंद्रशेखर के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि उनका चंद्रशेखर से कोई लेना देना नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा, चंद्रशेखर फ्रॉड है। बस इसी के बाद अचानक से चंद्रशेखर के समर्थकों में से एक ने राकेश टिकैत पर स्याही फेंक दी, जिसके बाद राकेश टिकैत के कार्यक्रम में मौजूद समर्थक भड़क गए और उन्होंने स्याही फेंकने वाले शख्स को पकड़ लिया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और कुर्सियां भी चली और कार्यक्रम में जमकर हंगामा और नारेबाजी भी हुई। केंद्र की मोदी सरकार अपने 8 साल के कार्यकाल का जश्न शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर करने जा रही है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को शिमला आ रहे हैं, जहां पीएम का 11 बजे शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री वर्चुअली देश भर से 16 सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से रूबरू होंगे। पीएम 1.5 घंटे शिमला में रहेंगे और 30 मिनट तक लाभार्थियों से बात करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत देश भर के 17 लाख से ज्यादा लोगों के साथ वर्चुअली जुड़ेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो हर दिन अधिकारियों के साथ बैठकर पीएम मोदी के शिमला दौरे की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए हर संभव व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने अधिकारियों से ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि आम जनता को इस मेगा आयोजन के कारण किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। गरीब कल्याण सम्मेलन 8 साल सरकार का पूरा होने के पश्चात ये कार्यक्रम को एक स्वरूप दिया गया है, जिसमें पूरे देश भर से
सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे वर्चुअली, और जिसमें पूरे देश भर में लगभग सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे वर्चुअली। और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण जो 16 योजना है, उन 16 योजनाओं के पंजाबी सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से हर तरफ सनसनी फैल गई है। पंजाब के मानसा जिले में रविवार को अज्ञात हमलावरों ने कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना पंजाब सरकार द्वारा मूसेवाला की सुरक्षा वापस लिए जाने के एक दिन बाद हुई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसे आपसी दुश्मनी का मामला बता रही है। इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें मूसेवाला की गाड़ी नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज में सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी एक रास्ते से गुजरती दिख रही है और बताया जा रहा है कि यह वीडियो उनकी हत्या से कुछ मिनट पहले का है। वीडियो में 2 कारें मूसेवाला की गाड़ी का पीछा करती दिख रही हैं। इसके बाद वीडियो में एक सफेद रंग की बुलेरो भी जाती नजर आ रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला पर रविवार शाम करीब 5:30 बजे हमला हुआ। पंजाब के डीजीपी वीके भवरा के मुताबिक मूसेवाला अपनी पड़ोसी के साथ शाम 4:30 बजे अपने घर से निकले थे। इस दौरान वह खुद गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि जब मूसेवाला मानसा जिले के जवाहर के गांव पहुंचे थे तो 2 गाड़ियों ने उनकी एसयूवी को रोक लिया और जिसके बाद उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। इस घटना के बाद विपक्ष ने भी पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम केजरीवाल और भगवंत मान से कई तीखे सवाल पूछे हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो आज कुछ संगीन सवाल केजरीवाल जी के सामने खड़े होते हैं। पहला सवाल जिसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना चाहिए वह प्रश्न है कि कोई आपने इनपुट लिया था, कोई एनालिसिस की थी? ये जो सिक्योरिटी विड्रॉ किया आपने कई लोगों की, सिद्धू जी की जो सिक्योरिटी आपने वापस लिया, आपने कोई इनपुट लेकर किया था? कोई थ्रेट परसेप्शन कितना है, थ्रेट परसेप्शन नहीं है, ये एनालिसिस की थी या केवल और केवल कोरी राजनीति के लिए, अपने वाहवाही के लिए, अपने लिए ताली बजवाने के लिए आपने ये सिक्योरिटी वापस ली? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, सिक्योरिटी कल वापस ली और तुरंत उसको आपने पब्लिसाइज किया, यह दुनिया में कहीं नहीं होता है, ये क्यों किया? घटना के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो खड़ा होना लाजमी है कि आखिर क्यों बिना एनालिसिस के सिद्धू मूसेवाला और उन जैसे 400 से ज्यादा लोगों की सुरक्षा वापस ली गई? आखिर इस पूरी वारदात का जिम्मेदार कौन है? मैंने ऐसे भी रिजल्ट सामने आ चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त श्रुति शर्मा मौजूद है जिन्होंने यूपीएससी टॉप, मैंने नहीं कहा, जामिया से इन्होंने पढ़ाई की। श्रुति, कितनी खुशी है आज आपने टॉप किया है? और सर अभी तो एक ही मिली है टॉपर, वो भी श्रुति। टॉप कर पाएंगे? टॉप करने की तो उम्मीद नहीं थी, उम्मीद थी कि ये एग्जाम क्लियर हो पाए। खुशी भी है, साथ साथ में एक रिलीफ भी है कि अब बहुत पढ़ लिया। अब एक जिस तरह से भी मैं देश की सेवा कर पाऊंगी, इस तरह से करने की खुशी भी है। आपने कहा कि पढ़ाई का प्रेशर था, कितना वक्त आप पढ़ाई कर? क्योंकि वास्ट सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसे कोई टाइम ऐसा तो नहीं है, बट कॉन्स्टेंटली आपको एक स्ट्रैटेजी बनाकर अपने टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस तो रहता ही है, तो घंटे कभी काउंट नहीं किए, बट पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है। आपका, क्योंकि आपने टॉप किया है, तो क्या आपका पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था, कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में कितने नंबरों से आप पीछे रही और क्या उससे क्या आपको सीख मिली? पहले अटेम्प्ट में एक्चुअली एक अनफोर्स्ड एरर हो गया था, तो इसके
बाद तो सबसे बड़ी सीख मिली कि फॉर्म मैंने 10 बार चेक किया, उसमें इंग्लिश की जगह हिंदी हो गया था। तो मुझे सारे मेंस के पेपर 9 के 9 पेपर हिंदी में लिखने पड़े थे 2 महीने में इंग्लिश की जगह। तो उसमें भी मेरा 1 मार्क से रह गया था इंटरव्यू कॉल। तो मुझे उम्मीद थी कि अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगी और उससे ज़्यादा मेहनत करूंगी तो उम्मीद है कि टॉप रैंक्स में आ पाए इसका। जब से रिजल्ट घोषित हुआ, किस तरह से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, परिवार वाले कितने खुश हैं? आपकी माँ से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कहा? नानी भी मैंने देखा बहुत खुश है। पापा को बाई चांस कल ही जाना पड़ा, तो पापा भी अभी आ रहे हैं वापस। वो बास्ते ही चले गए थे, तो वो भी बहुत भावुक हुए थे। मम्मी और अम्मा तो काफ़ी खुश हुई थी और भावुक हुई थी। तो उनको देखकर सबसे ज़्यादा मुझे खुशी उन्हीं लोगों को, उनकी खुशी देखकर हो रही है। यूपीएससी के जो शुरुआत के जो 3 पायदान है उसमें लड़कियों का बहुत बड़ा योगदान है, 3 लड़कियाँ टॉप किया है। किस तरह से देखते हैं कि लड़कियाँ आगे जो है, क्योंकि हमेशा कहा जाता रहा है कि लड़कियाँ धीरे धीरे हर सेक्टर में जो है आगे बढ़ रही हैं, तो आप कितना खुश हैं कि लड़कियाँ जो है 3 पायदान में रही हैं, उसके बाद जो है लड़कियाँ रही हैं? ये बहुत ही अच्छी बात है और मुझे लगता है कि अभी तक ये नहीं हो पाया था। ये इसमें लड़कियों की कुछ वो नहीं थी, हमेशा वो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग समझ रहे हैं कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, पेरेंट्स सपोर्टिव हो रहे हैं, इवन सिर्फ अर्बन एरियाज़ में नहीं, रूरल एरियाज़ में भी देखा जा रहा है कि अच्छे रोल मॉडल्स हो रहे हैं और पढ़ लिख कर लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं। तो सबसे ज़्यादा आई थिंक योगदान उसका है कि आसपास के लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। एक बार ये प्लेटफॉर्म मिल जाए तो फिर वो टॉप पायदान पर आपको मिल ही जाएंगे। जामिया से आपने किया है, कितना बड़ा योगदान रहा आरसीए का? कौन कौन से महत्वपूर्ण टीचर आपके लिए रखे, क्योंकि अब यादगार आपके लिए पल रहेगा जामिया का? किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? जामिया में आरसीए का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में, अच्छे लोग प्रोवाइड करने में, जिन्होंने गाइड किया, जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे। लाइब्रेरी वहाँ पर बैठना, आसपास लोगों से डिस्कशन करना, उसमें बहुत हेल्प किया। टीचर्स में तारिक सर ने, फारूकी सर ने, उन्होंने काफ़ी इंटरव्यू प्रेपरेशन में स्पेशली मुझे बताया क्या करना चाहिए, वैसे भी पूरी जर्नी में। तो काफ़ी अच्छा योगदान रहा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। एक आखिरी संदेश आप लड़कियों के लिए या देश के जो और जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनके लिए क्या आपका संदेश है? मेरा संदेश यही रहेगा कि अगर आपको मन है करने का, तभी एक तो आपको करना चाहिए। किसी तरह के प्रेशर में आकर ये एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत कई बार एक मेंटली एक आर्डुअस और डिफ़िकल्ट प्रोसेस रहता है। तो जब तक आपका खुद का मोटिवेशन नहीं है उसके पीछे, तब तक आपको नहीं करना चाहिए। और उसके बाद वही कंसिस्टेंसी, एक स्ट्रैटेजी बनाना, सोर्सेज को लिमिट करना, वो मुझे आई थिंक पर्सनली है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.